गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है एकलिंगी पुष्प। तो देखिए, एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने अपने फूल के बारे में पढ़ा था, पुष्प के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, अब हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ उससे आगे देखेंगे कि सबसे पहले हेडिंग है हमारी एकलिंगी पुष्प। तो देखिए क्या होते हैं एकलिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो। मैं लिख देती हूँ इस चीज़ को। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है। एकलिंगी कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसके। पपीता, तरबूज आदि। तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया कि जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, मतलब या तो पुंकेसर हो या तो नर वाला हिस्सा हो या केवल मादा वाला हिस्सा हो, स्त्रीकेसर यानी कि मादा वाला हिस्सा हो, तो उनमें से कोई एक उपस्थित हो फूल के अंदर, तो पुष्प क्या कहलाते हैं, एकलिंगी कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखा, पपीता, तरबूज आदि। तो देखिए समझ में आया होगा। अब इसी की तरीके से अगला हेडिंग है हमारी उभयलिंगी। देखिए उभयलिंगी क्या होते हैं। उभयलिंगी पुष्प, ये बहुत इजी टॉपिक है। तो देखिए उभयलिंगी पुष्प कौन से होंगे। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हों तो पुष्प उभयलिंगी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, उभयलिंगी कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए इसके। एग्जाम्पल है हमारे गुड़हल, सरसों आदि। तो देखिए, जब पुष्प के अंदर स्त्रीकेसर भी हो और मादा पुंकेसर भी हो, यानी कि नर और मादा दोनों पाए जाते हो, तो उसको क्या, पुष्प को क्या बोलते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल में पढ़ा गुड़हल, सरसों आदि। तो देखिए गुड़हल का पौधा, जो गुड़हल का फूल होता है, वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जो गुड़हल का फूल होता है, मैंने उसमें नर और मादा दोनों को डिस्क्राइब किया था और दोनों को ही एक्सप्लेन करा था। तो देखिए उभयलिंगी ही उन पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। तो देखिए अपना नया टॉपिक। तो देखिए भाई, अब अगली हेडिंग है हमारी पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब है पुष्प का नर जननांग। तो देखिए यह पुष्प का नर जननांग होता है। कैसा होता है, पुष्प का नर जननांग होता है और यह पुतंतु, परागकोश, लघु बीजाणुधानी और संयोजी ऊतक का बना होता है। तो देखिए क्या बताया मैंने, पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पुष्प का जो फूल होता है उसका मेल वाला पार्ट होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस किस चीज़ों से ये बना होता है। तो ये होता है पुतंतु, परागकोश या लघु बीजाणुधानी एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पुतंतु, परागकोश, लघु बीजाणुधानी एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। अब देखिए इसके बाद अब पढ़ेंगे जायांग के बारे में। जायांग क्या होता है भाई, नर पुष्प का
पुष्प का मादा जननांग। तो देखिए पुष्प का मादा जननांग क्या है, तो इसको इसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए भाई अब पढ़ेंगे मादा जननांग यानी कि पुष्प का जायांग भाग पढ़ते हैं। तो देखिए जायांग भाग क्या है, ये किस किस चीज से बना होता है। तो देखिए जायांग जो होता है वो गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूण कोश, इसमें एक और नाम लिख लीजिए यहाँ पे, बीजांड। गुरु बीजाणु या धानी या बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, जायांग। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर प्रत्येक अंडक के 3 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग दिखाई देते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं वो 3 भाग। देखिए पहला होता है अंडाशय। सेकंड होता है वर्तिका। थर्ड होता है वर्तिकाग्र। ठीक है भाई। तो देखिए अंडाशय, देखिए अंडक के मैंने अभी आपको बताया कि अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो देखिए क्या होते हैं ये, निचला फूला हुआ भाग, जो नीचे से फूल जाता है, फूला हुआ भाग देखा होगा आपने, वो तो कहलाता है अंडाशय। सेकंड होता है वर्तिका, मध्य की खोखली एवं पतली नलिका, एक पतली सी नलिका होती है। ठीक है भाई, फूल के अंदर एक पतली सी नलिका होती है, जो पुष्प हमने पढ़ा था उसमें एक नलिका होती है बीच में, वो अंदर से खोखली होती है, तो उसको बोला जाता है वर्तिका। और अंडक के शीर्ष पर फूली हुई चौड़ी छत्रनुमा संरचना, एक छाते के आकार की संरचना होती है, जिसको क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र बोला जाता है। ठीक है भाई, तो अंडाशय किसे कहा? निचला फूला हुआ भाग अंडाशय। वर्तिका किसे कहा गया? मध्य की खोखली व पतली नलिका, बीच की यानी कि बीच में एक पतली सी नली होती है और वो खोखली होती है, तो उसको वर्तिका बोला गया। और वर्तिकाग्र किसको बोला गया भाई? अंडक के शीर्ष पर फूली हुई चौड़ी छत्रनुमा संरचना, अंडक के शीर्ष पर। ठीक है भाई, तो देखिए इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो चलिए आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए हमारे अगले टॉपिक का नाम है परागण। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िए। तो देखिए परागण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात लिखेंगे कि परागण होता क्या है। देखिए भाई क्या है परागण हमारा? पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। देखिए आप इस डिफाइन को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? कि मैंने यहाँ लिख लिया पराग कणों के परागकोश से, ठीक है भाई, पराग कणों के परागकोश से कहाँ तक? वर्तिकाग्र। आपको 3 नाम याद रखने हैं भाई, ये बस तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अगर परागकण जो है, जो कहाँ पे? परागकोश से, मतलब परागकोश से होते हुए अगर वो कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। सिंपल है बहुत, कि पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब देखिए परागण भी 2 तरीके के होते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं ये, कौन कौन से? परागण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला होता है
स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। तो देखिए भाई, चलिए भाई, इसी के साथ हम जो है इन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो भी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो आप जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।